जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 संडे स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज में मैं दीपक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसी मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वहां पर ओएमआर शीट भी भेज दी गई है। अगर पॉसिबल हो तो आप उस ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकालें और इस मॉक टेस्ट को ओएमआर शीट पे करें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कितना एग्जैक्ट आपको समय मिलने वाला है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ओएमआर शीट भरने को भी हमारा कुछ समय लग जाता है। तो चलिए, यदि कुछ लोग ऐसे ही इस मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो वो ऐसे ही लगा ले। बाकी यदि आप ओएमआर शीट पे कर रहे हैं तो उसके बाद अपने आंसर चेक करने के लिए वापस वीडियो पे आइएगा और देखिएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होना था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा नेशनल उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। किस चीज़ के लिए फेमस है पूछा जाता तो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 16 मार्च को। कब इसकी शुरुआत हुई थी जी? 1995 से ये शुरू हुआ था। उसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई थी। और थीम की अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 का इसका थीम था वैक्सीनेशन वर्क्स फॉर ऑल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। कब शुरू हो गया था जी? 1902 में। चले आगे बढ़ते हैं फिर 6 की तरफ, जो कि है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 में जो है सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जो है भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है कांस्य पदक जीता था। और उसके बाद आज 2020 में जो है मेडल जो जीता है टोक्यो ओलंपिक में वो जीता है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो काफ़ी चर्चाओं में है आजकल। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका जो मुख्यालय है वो स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यदि नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रूसिया और यूक्रेन का जो युद्ध आजकल चला है, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था लेकिन रसिया उसका विरोध कर रहा है। इसी के चलते यूक्रेन और रसिया में आजकल युद्ध चल रहा है। ठीक है, वही है नाटो। और आपसे पूछा जा सकता है या तो इसकी फुल फॉर्म या तो हेडक्वार्टर, क्योंकि करंट में ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तुगलकनामा के रचनाकार, राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हो चुका है। तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हो चुका है? कभी नहीं, आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो 3 बार लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान का होली मेला प्रसिद्ध है। होली हाल ही में हिमाचल में या पूरे इंडिया में होली का त्यौहार मनाया गया, तो पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान का होली का मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजानपुर। कहाँ पड़ता है ये? हमीरपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल की पहली एनडीआरएफ बटालियन, कौन सी बटालियन? एनडीआरएफ बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ खुलने वाला है? एनडीआरएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें
तो फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका जो हेडक्वार्टर खुल रहा है वो कहाँ खुलने वाला है जी, मंडी जिले में खुलने वाला है। और इसके अलग अलग जो यूनिट्स खुलेंगे रामपुर, नूरपुर और बद्दी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली। हालांकि अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो धारा 370 हटी थी, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती थी, कब हटी थी, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यदि मैं एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, इनकी संख्या बढ़ जाती है जब हाइट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लार डैश डैश के पाचन में हेल्प करता है, किसके डाइजेशन में लार हेल्प करता है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लार जो है स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एलिसा जांच किस रोगी की पहचान करती है, या एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म आनी चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 22, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है जी, मशरूम एक कवक है, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर जो है गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति का शीघ्र पता लग सके? कहा जा रहा है कि जो एलपीजी है उसकी लीकेज का पता लग सके, इसलिए उसमें कोई गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस उसमें मिलाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मरकैप्टन, पूरा नाम है इसका इथाइल मरकैप्टेन। चलें क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है जो दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन सा है? शेविंग मिरर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, अवतल, कॉनकेव इसको हम कहेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से देखेंगे तो दही क्या है जी, एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27, शिव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? शिव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो शिव का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी, पिनाकी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का आपको विलोम शब्द बताना है, तो आकर्षण का जो विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है क्या कहलाएगी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्ता। क्वेश्चन नंबर 30, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? पहचान करें इसकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कुंपडुक होना, कूपमंडूक क्या है जी? कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताएं। कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक होना यानी कि सीमित ज्ञान होना, लिमिटेड नॉलेज। श्रावण का संधि विच्छेद है, श्रावण का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रौ प्लस अन। नेक्स्ट इज 33, शुद्ध वर्तनी
वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना आपको लिखा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ज्योत्सना का जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 4 लिख दिया, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। युयुत्सु का निम्न में से क्या अर्थ है? युयुत्सु का निम्न में से क्या अर्थ है? युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध की इच्छा करने वाला या युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी व्यह संधि। यानी कि किन्हीं भी दो अवस्थाओं के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है व्यह संधि। तो यहाँ दो अवस्थाएं दी थी, बचपन और जवानी। अगर बोला होता जवानी और बुढ़ापा तो उनके बीच का भी क्या आ जाता, व्यह और संधि, सेम आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 36, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, यहाँ एक ही हर है भाई, दो हर आएंगे। फिसल पड़े तो हर हर गंगे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर टिक करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर हो जाएगा मजबूरी में काम करना, ऑप्शन नंबर ए। 37, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? कौन से जी? आयोग व वर्ण आपको बताने हैं तो कौन से हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अंग, अंगूर और अ, जिनमें बिंदी और विसर्ग है। चले आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य में से अशुद्धियों की पहचान करें। अशुद्ध पहचानना है आपको, कौन सा है? रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। चलती है या चलता है? रेलगाड़ी का इंजन चलता है। चलता है यानी कि डी में त्रुटि है, तो ऑप्शन हो जाएगा 38 का डी। 39, निम्न में से कौन सा उपसर्ग सहित शब्द है? आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग किसी भी वाक्य के आगे लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग के आगे लग गया है प्र। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है, तो आंसर हो गया का ऑप्शन नंबर बी। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश डैश किया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या किया जाती है? परिसीमन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिसीमन किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो चुका है। डायरेक्शन आपको दिए जा रही है। क्या दी जा रही है? क्वेश्चन नंबर 41 to 42, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज विच वन ऑफ द करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन जो दिया उसके लिए बताना है कौन सा यूज होगा। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, आई रिपीट वंस अगेन, अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन। इसके लिए जो यूज होगा कौन सा होगा? जल्दी से आंसर टिक बताएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट का मतलब क्या होता है? कैंटोनमेंट इज लाइक छावनी। चले आगे बढ़ते हैं। वही है परमानेंट मिलिट्री स्टेशन जो होगा कैंटोनमेंट। यदि हम बाकियों की बात करें, कैपेटिव का मतलब कैदी होता है। अगर मैं बात करूं पेंटन की तो इसका मतलब होता है क्या होता है जी? सर्वेश्वर, यानी कि सभी भगवान के लिए जो मंदिर बनाया जाता है। ठीक है। और डॉर्मिटरी क्या होता है? एक शयनशाला होती है, सोने वाला स्थान होता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है जी? एक छावनी या कैंटोनमेंट इसको हम कहेंगे, या आपने शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इसको कैंट भी कहते हैं। देखो आर्मी कैंट, दैट इज फुल फॉर्म क्या है कैंट की? कैंटोनमेंट। चले क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, क्या कहेंगे उसको? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेटर्न। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है, ठीक है, और उससे मोस्ट ऑपोजिट आपको उसका आंसर बताना है, कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सिलरेट। इसका जो आपको बताना है मोस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देन 43 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है? एक्सिलरेट का मतलब होता है खुश, हैप्पी। क्या होता है जी? खुश होता है इसका मतलब। ठीक है। तो आप यहाँ देख लें, खुश से ऑपोजिट क्या? डिप्रेस है, जो बंदा डिप्रेशन में है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि है रेमिस। रेमिस का आपको बताना है जल्दी से। रेमिस का मतलब होता है बेपरवाह, ऐसा बंदा जो लापरवाह है, बेपरवाह है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
जल्दी से बताएंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा ड्यूटीफुल, जो अपनी ड्यूटी के प्रति जो है बिल्कुल डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बताना है इसमें से कौन सा है, असेसरी, फिलोसोफर, टेलीग्राम या इक्विलिब्रियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है EQUILI, यहाँ दे दिया है LLI। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है इनमें से कमिश्नर की स्पेलिंग कौन सी सही होगी। 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, COMMISSIONER। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर पार्ट आपको बताना है इस सेंटेंस में, कहाँ एरर है। द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर एंड सेंड हिम टू प्रिजन। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ABCD ये ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ गलत है तो A ऑप्शन, यहाँ गलत है तो B, यहाँ है तो C, यहाँ गलत है तो D। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C, बिकॉज यहाँ पर सैंड की जगह क्या आना चाहिए था, सेंट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, SENT। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी। He is one of the person who is always against bad activity। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मतलब यानी कि हु इज़ की जगह यहाँ गलती है। क्या गलती है, इज़ की जगह क्या लगना चाहिए था, इज की जगह यहाँ लगना चाहिए था आर। क्या बनना चाहिए था सेंटेंस, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन who are always against bad activities। क्वेश्चन नंबर 49, fill in the blank with suitable article। suitable article के साथ आपको फिलअप करना है डैश डैश ईयर एगो आई saw डैश डैश इंग्लिश मैन राइडिंग ऑन डैश डैश एलिफेंट। राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ ईयर एगो आई सॉ एन इंग्लिश मैन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। चले आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, आपको प्रेपोजिशन का चुनाव करना है। मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड डैश डैश राइजिंग अर्ली। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ए, मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड टू राइजिंग अर्ली। क्या जी, टू। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जो कि है द सोल्डर रिवेल्ड डैश डैश द गवर्नमेंट। द सोल्डर रिवेल्ड डैश डैश द गवर्नमेंट। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 51 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेंस्ट। क्या जी, अगेंस्ट। द सोल्जर जो है उन्होंने, रिवेल्ड मीन्स विद्रोह। क्या जी, विद्रोह, विद्रोह। ठीक है, सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया है। किसके अगेंस्ट किया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया है। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच द मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। आपको सिनोमस का यहाँ पे चुनाव करना है। अलायंस, अलायंस होती है संधि, तो इसका आप बताएं कि सिनोमस कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गठबंधन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, इसका भी आपको क्या बताना है जी, सिमिलर वर्ड बताना है कि कौन सा हो जाएगा। फ्लोरिश का जल्दी से बताएं। 53 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सक्सीड। सक्सीड, फ्लोरिश का मतलब होता है विकास होना। क्या होना जी, विकास होना। तो सक्सीड का मतलब क्या होना है, ग्रोथ होना, विकास होना, एक ही बात आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस आपको दिए हैं, करेक्ट सेंटेंस का आपको चयन करना है। करेक्ट सेंटेंस 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पोइट एंड सिंगर हैज़ गॉन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 की तरफ। व्हाट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई नो हिम। क्या हो जाएगा भाई, आई नो हिम का हो जाएगा आपका आई न्यू हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन।
डैश डैश बीइंग हंग्री शी कुडंट ईट द फूड सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट। राइट आंसर टिक करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री ही कुडंट ईट द फूड सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट। चलें क्वेश्चन नंबर 57, जो कि यहाँ से अभी आपकी रीजनिंग शुरू हो चुकी है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। प्रथम अर्धांश यानी कि पहले 13, यानी कि ए से लेकर कहाँ तक बात कर रहा है, पहले 13 में आते हैं, ए से लेकर एम को बोला वैसे ही लिखा जाए, यानी कि वास्तविक रूप में लिखा जाए, और अंतिम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, यानी कि विपरीत, यानी कि एन से शुरू ऐसे किया जाए और कहाँ ख़त्म कर दिया जाए, जेड पे ये ख़त्म हो गया। तो टोटल 26 हो गए। तो फिर ये बोलता है कि दाएं से, दायां क्या होता है, राइट साइड, तो ये हो गई राइट। दाएं से कौन सा अक्षर, 14वां अक्षर, तो दाएं से 13 तो जेड तक आ गए, 14 एम तक आ गए। ठीक है, दाएं से 14वां अक्षर के दाएं यहां पर पूछा है 5वां अक्षर, तो कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ से आपको जेड तक एबीसी को लिखना होगा। तो यहाँ वाई आता है, वहाँ एक्स आता है, फिर डब्ल्यू आता है, फिर वी आता है। तो इसका 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5वां कौन आ गया, वी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वी। चले नेक्स्ट इज अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ई टी सी के ओ पी आपको दिया है। ई का नंबर 1 दिया है, टी का 2 दिया है, सी का 3 दिया है, ई का 4 दिया है, ओ का 5 दिया है और पी का 6 दिया है। बोलता है आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन से क्रम से अरेंज किया जाए कि इसका एक अर्थ निकल सके। और राइट आंसर हो जाएगा 58 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 5 3 4 1 2। 6 पे क्या है, पी है, 5 पे क्या है, ओ है, 3 पे क्या है, सी है, 4 पे क्या है, के है, 1 पे क्या है, ई है, और 2 पे क्या है, टी है, यानी कि पॉकेट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहित से छोटा है। ठीक है, बोलता है जो आनंद है आप इसको लाइनों से भी बना सकते हैं या आपको ग्रेटर और स्मॉलर का निशान लगा के भी लगा सकते हैं। बोलता है आनंद शशांक से बड़ा है, तो जो आनंद है ये बड़ा बताया है, इसको मैं ए लिख रहा हूँ। किससे बड़ा बताया है भाई, शशांक से बड़ा बताया है, तो शशांक इससे क्या हो गया भाई, छोटा हो गया। नेक्स्ट आगे बोल रहा है लेकिन आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। आनंद इससे तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है भाई, रोहन से छोटा है, तो रोहन इससे भी बड़ा हो गया। ठीक है, धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, जो राजश्री यहाँ आ गई वो इससे भी बड़ी है। ठीक है, ठीक है, बोलता है राजश्री जो है शशांक से बड़ी है, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। तो धनश्री इससे थोड़ी बड़ी आ गई और सीमा इससे भी थोड़ी बड़ी आ गई। तो बोला है सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़े का पता हमें तब लगता कि जब हमें ये बताया होता कि जो शशांक धनश्री इनका भी आपस में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा है वो इनएडिक्वेट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60 है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। दक्षिण पश्चिम यानी कि इस दिशा में कितनी चलती है, 15 मीटर चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। तो ये कौन सा होता है भाई, उत्तर की तरफ मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अपने घर से यानी कि यहाँ से ए से वहाँ पहुँची है, बी पे वो पहुँची है। तो बोला इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बन गया। बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अंडरूट लेते हैं। दोनों का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मुझे 12 मीटर दिया है और ये कितना दिया है, 15 मीटर। 12 और 15 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, या 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, 125 माइनस 144 आप करेंगे तो कितना आएगा, 100 कितना आएगा भाई, 81 आएगा। और 81 किसका अंडरूट है, 9 का है, यानी कि जो बेस है वो कितना है आपका 9 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61, यदि
P प्लस क्यू का अर्थ P P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ P क्यू की पत्नी है, P गुणा क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है, P भाग क्यू का अर्थ P क्यू की बहन है। तो आपको बताना है A प्लस बी माइनस सी का अर्थ हुआ। क्या बताना है अभी? A प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या हुआ। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आया है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, आपको बोला है A प्लस बी और क्वेश्चन में क्या दिया है? P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, तो A प्लस बी का अर्थ क्या हुआ? A पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया भाई? B का पुत्र हो गया। अगर पुत्र है A तो हम इसको प्लस लगा देंगे, मेल्स के साथ प्लस लगा देंगे, ठीक है। आगे ये बोलता है, देखिए B माइनस सी का अर्थ A प्लस बी माइनस सी बोला है ना, तो B माइनस सी देखो, माइनस का मतलब क्या है? P क्यू की पत्नी है, यानी कि B किसकी पत्नी हो गई भाई? जल्दी से बताएंगे। यदि यहाँ पर दिया है P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, तो B माइनस सी का अर्थ क्या हो गया? B किसकी पत्नी हो गई भाई? B पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई? C की पत्नी हो गई। इसकी पत्नी हो गई तो C पति हो गया। तो बोलता है कौन सा अर्थ हुआ? पहला ऑप्शन है C A का पिता है। क्या देखो, C A का पिता है, देखो ये इसकी माँ हो गई और ये माँ के हस्बैंड क्या हो गए? पिता हो गए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A गुणा बी भाग C। A गुणा बी अगर आप देखें तो P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो A गुणा बी का अर्थ क्या हो गया? A किसका भाई हो गया भाई? A किसका भाई हो गया? A भाई हो गया किसका? B का। अगर भाई है A तो प्लस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। B भाग C। भाग C का मतलब क्या था भाई? भाग का मतलब था बहन है, P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। इसको एक बार फिर से बनाते हैं। ये होता है A इंटू बी का अर्थ है A जो है B का भाई है, और B भाग C का अर्थ है कि B बहन है। किसकी बहन है? C की बहन है, ठीक है। तो बोलता है निम्न में से कौन सा सही है? A और B आपस में भाई हैं? नहीं जी, भाई नहीं है, देखो माइनस है, बहन है। A C का पिता है, पिता तो हो ही नहीं सकता है। B जो है A की बहन है। क्या B देखो A की बहन है? बिल्कुल A की बहन लग रही है B, ठीक है। A और C आपस में भाई बहन है, हो सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका साइन ही पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। हो सकता है A और C बहने बहने हो सकता है ये भाई हो, लेकिन ये वाला जो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है कि जो है B जो है किसकी बहन आ रही है? A की बहन आ रही है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि है पूर्ण करें सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। 3 3 6 1872। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 360। कैसे होगा जी? देखो 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 4 72, 72 गुणा 5 360। पहले में 1 से गुणा हुई, फिर 2 से गुणा हुई, फिर 3 से गुणा हुई, फिर 4 से गुणा हुई, फिर 5 से गुणा हुई, और आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका LUPTU जो भी है ऑप्शन आपको पुट करने हैं। देखिए तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शन आप करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे क्या लिख दें? पी लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें? अगला यू लिख दें जो खाली जगह, और यहाँ पर क्या लिख दें? एल लिख दें। LUBTUP 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 LUBTUP। तो एक फॉर्मेट हमारा बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज है हमारा 26 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था? जल्दी से करेंगे। देखिए 26 का 26, जनवरी का कोड क्या लगता है भाई? 1 लगता है, ठीक है। 1900 का कोड 0, 71 का कोड 71 ही हमने लिखा है, 71 साल है। और प्लस कितने लीप ईयर आते हैं इसमें? 17 लीप ईयर आते हैं। डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 7 से। सारी चीज़ें आप जमा करेंगे तो आपका आएगा 115 डिवाइडेड बाय 7। और जब 115 को 7 से भाग करेंगे तो शेष होता है 3। तो संडे के लिए 1 होता है, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया मंगलवार। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है? चयन करें। आपको बताना है अलग कौन सा है। चॉप, स्लिट, चिप, स्लाइस। जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, चिप।
ठीक है, क्योंकि चॉप, स्लिट और स्लाइस सभी का मतलब क्या होता है, काटना है। लेकिन जो चिप है इसका मतलब होता है जो पक्षी चहचहा रहे हैं या पक्षी जो सुबह सुबह चहचहाते हैं उसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। 67 to 71 जो है यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। 8 व्यक्ति, ये जो भी दिया है इसको आप पढ़ लें। वृत्ताकार मेज पे चारों तरफ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, साथ ही साथ बता देता हूँ कि कैसे बनना था, और इसको अच्छे से ट्राई करें क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन फंसता है पजल का। ठीक है, और फिर यहाँ से बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं अगर आपका सॉल्व ना हो। पहले मैं इसके आंसर बता लेता हूँ। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब यदि मैं बताऊं कि कैसे ये बनेगा तो आप देखें, क्वेश्चन को नोट करके रख लें। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है। यहाँ आपका जी आएगा, आप फिर ठीक है जी के दाईं तरफ आर आएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्यू आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनेगा, जो मैंने सॉल्व किया है मेरा ऐसा बना था और ये बिल्कुल सही है। अगर आपने भी बिल्कुल ऐसा बनाया है तो आपका भी बिल्कुल सही है और सारे आंसर आपके मैच करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पूरी मैच करेगी। चाहे देख लेना आप, एच यहाँ पे पोजीशन होगी एफ की और यहाँ पे पोजीशन किसकी होगी, एस की, और जिस चीज़ ये बना है यानी कि उसका बिल्कुल सही है और आंसर मैंने आपको इसके ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अच्छा, 71 भी इसी पे बेस्ड है, तो 71 का आंसर हो जाएगा दिया गया कोई भी कथन सत्य नहीं है। एफ के सापेक्ष कौन का सा स्थान सत्य। जब आप इसको बना लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि रांची को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को देहरादून कहा जाए, पता नहीं कितनी कहानियाँ पड़ेगा, आपको बिल्कुल लास्ट लाइन पे आना है। कहा गया है गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। तो अभी हमने ढूंढना है मुंबई को क्या कहा गया है जी, मुंबई को कहा गया है देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। एक छावनी में कितने सैनिक है, 2304 सैनिक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक है जितनी की छावनी में पंक्तियां हैं। तो बताएं कुल पंक्तियां कितनी हैं। राइट आंसर जल्दी से टिक करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 48। देखिए क्यों होगा, ये बोलता है जितनी की पंक्तियां हैं। मान लो पंक्ति में 1 2 3 4 5 आदमी है, तो हर लाइन में कितने होने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, ऐसे पूरे 5 आने चाहिए, 5 5 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे 5 5 आएंगे सभी लाइनों में, तो टोटल कितने हो गए, 5 इधर कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये बोला टोटल बंदे कितने हैं, आपको 2304 दिए हैं। जितनी आपकी लाइनें लगेंगी उतने ही उन लाइनों में हर लाइन में क्या होंगे, बंदे। अगर 20 लाइनें हैं तो हर लाइन में 20 20, 30 लाइनें में है तो हर लाइन में 30 30। तो यहाँ पर देखिए यदि आप कितनी लाइनें लगा दें, 48 लाइनें आप लगा दें, हर लाइन में 48 48 खड़े हो जाएं, तो 48 गुणा 48 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2304। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 48। नेक्स्ट है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी जब साथ में कार्य करते हैं 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए जब भी दोनों इकट्ठा दिया हो, ठीक है, इसको हम एम मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, एन मानते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम इंटू एन अपॉन एम माइनस एन, और ख़त्म हो गया काम। क्या दिया है, दोनों मिलकर 30 दिनों में करते हैं। उनमें से एक बंदा है वो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। और 30 माइनस 20 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। काटने को आप काट लें, 10 तियाँ 30 हो गया और 20 तियाँ कितना हो गया जी, 60 दिन। चले अगला है, 15,000 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,965 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ऑलरेडी दे के रखा है, मूलधन आपको दे के रखा है, और क्या दिया है, समय आपको दे के रखा है। तो आपको कितने वर्षों का निकालना है, 3 वर्षों का निकालना है। देखिए सिंपल तरीका मैंने शायद आपको बताया भी था। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए करना है तो ऐसे डिब्बे बना दो, 3 साल के लिए करना है तो ऐसे 3 डिब्बे निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 15,000 रुपये का मान लो 5% आंसर होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 20 होगा। अब 5% है तो 15,000 का 5% निकाल दो, 15,000 गुणा 5/15
100 तो कितना आएगा 750, यहाँ भी 750, तो सब में यहाँ भी 750, यहाँ भी 750 आ जाएगा। ठीक है, इनको जमा करेंगे तो आपका 1500-1600 के आसपास आएगा। तो यहाँ जो रकमें आएंगी वो तो बहुत ही छोटी आएगी, यानी कि ये तो मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये मेरा नहीं हो सकता है तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे कौन सा हो सकता है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अगला जो ऑप्शन है, अगर मैं लूँ 10% वाला, ठीक है, 10% वाला ले रहे हैं तो ये कितना बन रहा है इसका, 10%, 15,000 का 10% बन रहा है आपका 1500 रुपये। यहाँ भी कितना हो गए 1500, यहाँ भी कितने आ जाएंगे 1500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ आ जाता है 1500 का भी 10%, कितना हो जाता है भाई 150। यहाँ 150 का 10% कितना 15, और यहाँ 150 का डबल कर दो कितना 300, और सबको जमा कर दो, वो ब्याज आ जाता है हमारा। देखो सिंपल है, पहले जो यहाँ से यहाँ तक सेम सारी रकमें हो जाएंगी, यहाँ उसका 10%, यहाँ उसका 10% निकाल दो, तो टोटल देखें जमा करके आपके पास आ जाएगा 4,965 रुपये ब्याज। तो कितने सालों के लिए लिया होगा, 3 सालों के लिए था दिया था, तो कितने % की दर से, 10% की दर से आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब जब हम मैरिज के समय इनकी बात करें, जब इनकी शादी हुई दोनों की, तो उसमें उनकी टोटल एज इतनी थी, औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष। तो टोटल आयु निकाल दो कब, मैरिज के टाइम इनकी। तो मैरिज के टाइम टोटल आयु कितनी थी इनकी 25, तो इनकी औसत थी, 2 बंदे थे तो टोटल कितनी हो गई 50 वर्ष हो गई 50। अब अगर मैं आज की बात करूं, मैरिज तो इनकी कब हुई है 7 साल पहले, यदि अगर मैं आज की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, तो प्रेजेंट में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। ठीक है, 50 साल तो उनकी आ गई थी पहले ही, और शादी से अब तक बात करें तो 7 साल पति बढ़ा, 7 साल पत्नी बढ़ी, यानी कि 14 साल इसमें और बढ़ गए। तो आज जो है उनका टोटल उम्र कितनी है 64 साल है। अगला क्या बोलता है, पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। बोलता है तीनों की, अगर मैं तीनों की बात करूं तो औसत आयु 22 है, तीनों का टोटल कितना आ जाएगा 22 गुणा 3, तो तीनों का टोटल कितना है 66 है। ठीक है, देखो पति और पत्नी की प्रेजेंट आयु 64 वर्ष थी, पुत्र के साथ 66 वर्ष थी। अगर हम इनकी हटा दें पति पत्नी की, तो किसकी बचेगी, पुत्र की कितनी 64 प्लस 2 66 होता है। तो राइट आंसर कितना हो गया, पुत्र कितनी साल का है 2 साल का है। क्वेश्चन नंबर 77, 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए रेशो का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे के रखा है, दूध दिया है आपको 70 लीटर है, अनुपात दिया है 3:2 है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि दूध कितना लीटर है और पानी कितना लीटर है। तो मिल्क की मैं बात करूँ, ठीक है, मिल्क का रेशो 3 दिया है और दोनों का रेशो दिया है 3:2, यानी कि 3 + 2 हम क्या कर देते हैं 5, और जितना लीटर दिया है, जितना भी कोई यूनिट दिया है उसको गुणा कर देते हैं। इनको अगर आप काट दें तो ये कट गया, तो कितना 42 लीटर। तो 42 लीटर आपका हो गया दूध। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का रेशो कितना है, देखिए 3:2, 3 दूध का था, वाटर का 2 है, बटे 5 गुणा 70, सेम वही हो गया। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2.5 लीटर क्या आ गया आपका वाटर आ गया। अब ये बोलता है कि मिश्रण में कितना पानी मिला लें कि रेशो कितना हो जाए 2:3 का। अब देखो 42 लीटर आपका दूध था, बटे 2.5 लीटर आपका क्या था पानी था, और इसका रेशो हमने बनाना है कितना 2:3 बनाना है, और ऐड क्या करना है मैंने इसमें वाटर, यानी कि कितना वाटर करना है वो x लिख दिया। तो आपके पास बन गया 42/28 + x बराबर है 2/3। ठीक है जी, क्या बना, देखो 42 लीटर हमारा दूध आया था, फिर से बता रहा हूँ, पानी कितना आया था भाई 28 लीटर, और बोलता है रेशो हमें कितना बनाना है, उसमें पानी हमें मिलाना है, कितना पानी मिलाना है ये पता नहीं है, यानी कि x, और रेशो कितना बनाना है 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और राइट आंसर जो 77 का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 लीटर। चलें आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। एक फल वाला 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदता है और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसको परसेंटेज लाभ या हानि बताएं। उसने क्या किया, 10 रुपये के हिसाब से लिए और 11 खरीदे, ठीक है, और 11 रुपये के हिसाब से उसने कितने बेच दिए
10 बेच दिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए देखिए आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। 10 ताएँ 100 और 11 11 121, यानी कि उसने 100 रुपये की चीज़ ली और 121 में बेच दी, यानी कि उसे कितने का लाभ हुआ? 21 रुपये का लाभ हुआ। यदि 100 रुपये में 21 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितने % का लाभ हो रहा है? 21% का। राइट आंसर आपका हो गया, लाभ कितना हो रहा है उसको? 21% का। क्वेश्चन नंबर 79, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो देखिए जब भी हमें छड़ रखनी होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो विकर्ण का फॉर्मूला हो गया आपका 10 स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। रूट सॉल्व कर दो, ठीक है। 10 ताएँ 100, 8 8 64 और 4 चौके 16, सबको जमा कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 180। और 180 को भी आगे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा? 6√5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6√5 मीटर की जो है उसमें हम छड़ रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका टेंजेंट 60 डिग्री। आपको देखिए साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कॉट की 0 30 45 60 19 सारी जो है डिग्रियां याद होनी चाहिए। टेंजेंट 60 डिग्री का माप कितना होता है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जाके करें। ये हमेशा की तरह आपके लिए आज भी मॉक टेस्ट है, और जिन जिन लोगों ने OMR शीट पे अपना मॉक टेस्ट दिया है उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो स्कोर रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर एग्जांपल आपके 60 नंबर हैं तो आप लिखें 60 और ब्रैकेट में लिख दें OMR, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपके जो 60 नंबर आए हैं वो OMR शीट पे आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।